नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो आपका जो हिंदी का पूरा आपका सिलेबस अर्धवार्षिक का रिवाइज हो जाएगा। इसमें यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे। ये पेपर विद्या भारती में कंडक्ट हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अपलोड कर दें ताकि हमारे सभी छात्र इस पेपर को पढ़ लें और साथ साथ में विद्या भारती के जो भी छात्र हैं वो अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लें। तो सभी छात्र जो छात्र इसको पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ेंगे और यहाँ पर विद्या भारती के छात्र इसकी आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जब भी आप किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने जाएंगे या फिर आप बोर्ड परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा देते हैं, तब यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो यहाँ पर आपकी राइटिंग ज़रूर देखते हैं। तो कृपया करके आप लोग हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जब भी आप पेपर देने जाएँ तो एक मानसिकता बनाकर जाएं कि आपको यहाँ पर राइटिंग अच्छी लिखनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, खंड आ में हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, पुरस्कार कहानी किस युग की रचना है। तो ये हमारी किस युग की रचना है? छायावाद युग की रचना है। कब की है? छायावाद युग की रचना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? भगवती वर्मा जी हैं। क्या है? भगवती वर्मा जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, त्याग पत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो त्याग पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो त्याग पत्र के रचनाकार का हमारा नाम है जैनेंद्र कुमार। कौन है? जैनेंद्र कुमार। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कवि प्रिया किस काल की रचना है। तो कवि प्रिया किस काल की रचना है? ये हमारी रीति काल की रचना है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी रीति काल की रचना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हमारे केशव दास जी हैं। कौन है? केशव दास जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आधुनिक काल का अन्य नाम क्या है। तो आधुनिक काल का अन्य नाम क्या है? पद्य काल को हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से छायावाद के स्तंभ कवि कौन नहीं है। तो हमारे यहाँ से पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावाद के कवि नहीं हैं। तो मुक्ति बोध जी हैं, जो कि हमारे छायावाद के कवि नहीं है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि साम्यवाद पर आधारित युग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा यहाँ पर जो हमारा तार सप्तक है वो यहाँ पर हमारा 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल जनु पद में किस अलंकार का वाचक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा किस अलंकार का वाचक, मतलब कि यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारे किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर पूछा वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर हमारे वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिस छंद के चारों जो स्टेप की जो मात्राएं समान होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग यहाँ पर किस छंद के नाम से जानते हैं। तो जिस छंद के सभी स्टेप की जो मात्राएं होती हैं समान होती हैं उसको हम लोग यहाँ पर किस छंद के नाम से जानते हैं। उस छंद को हम लोग रोला छंद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रोला है नहीं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अनाम में उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनाम में कौन सा उपसर्ग है। तो अनाम में हमारा आ उपसर्ग हो जाएगा। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग किस समास को जानते हैं? तो वो हमारा कौन सा समास होगा? तो वो हमारा समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कपड़ा पद का तत्सम पद है। कपड़ा पद का तत्सम पद कौन सा होगा? वो यहाँ पर हमारा होगा करपट। क्या होगा? करपट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर गरुड़ ध्वज और जनार्दन अच्युत किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पूछा यहाँ पर ये शब्द जो है हमारे किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? नारायण जी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है युष्माकम सर्वनाम पद में विभक्ति वचन है। इसमें कौन सी विभक्ति वचन है? इसमें हमारी षष्ठी बहुवचन है। कौन सी है? षष्ठी बहुवचन है। मेरे द्वारा लिखा जा रहा है वाक्य है। तो यहाँ पर आपको बताना मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य, यानी कि पैसिव वॉइस, जिसे आप लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस को हम लोग जानते हैं कर्तवाच्य के नाम से, हम लोग उसको एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से अविकारी पद है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पद अविकारी है। तो वह हमारा वह शब्द है जो कि अविकारी शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक और अन्य आश्रित उपवाक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पर मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। अब यहाँ से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। जब भी आपके ऐसे प्रश्न आए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको एक बार मन से सभी इस गद्यांश को पढ़ना है ताकि आपका बार बार टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पर इसको आपकी जो स्टोरी है पहले से आपके मन में होनी चाहिए। ये आपके जो गद्यांश है पाठ से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पाठ से आधारित, गद्यांश से आधारित आपको यहाँ पर निम्नलिखित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको उनके उत्तर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब कि आपको अपने पाठ का नाम लिखना है और इस गद्यांश को किस लेखक ने लिखा है उसका आपको नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है आपको इसको पढ़ना है, एक बार अपने मन में इसकी थिंकिंग करनी है, सोचना है, फिर आपको सेम उसी को अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है। तो ये आपको करना होगा। इसके बाद ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी? तो ममता कौन थी, यहाँ पर देखो इसका साफ साफ आंसर आपको दिख जाएगा। ममता कौन थी वो आपको यहाँ पर साफ साफ इसी लाइन में यहाँ पर दिख जाएगा। आपको देखो वह रोहतास द्रौपदी के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी, मतलब अकेली पुत्री थी। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो गए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो सेम आपको इसी प्रकार इसको एक बार काफ़ी ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि आपको यहाँ से संदर्भ ही आपसे लिखने को कह रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना लिख देना है, आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है आपको इसको अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है, वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ की प्रमुख स्थान दिया गया है। तो हमारे नैतिक जो सिद्धांत हैं उनमें किस चीज़ का यहाँ पर प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आप यहाँ पर पद्यांश से छाटकर यहाँ पर लिख सकते हैं। काफ़ी आसान है, ज़्यादा कठिन ये नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस प्रकार के पद्यांश को पूरा एक बार पढ़ लीजिए ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक बार सभी लोग मन से पढ़ लीजिए
ताकि यहाँ पर आपका जो टाइम टेकन बच जाएगा। बार बार पढ़ने से आपका टाइम बहुत लॉस होता है, इसलिए आप एक बार ही मन से पढ़ें और सभी प्रश्नों के उत्तर दे दें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मतलब कि आपसे पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। जिसके लेखक हमारे कौन हैं? सूरदास जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको यहाँ पर रेखांकित अपने शब्दों में उसको यहाँ पर व्याख्या कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ऊधव मन्ना भय 10-20 एक हुतौ सौ गया श्याम संग लो अद्रवीस। मतलब कि उद्धव जी जो थे वो सखियों के पास आए थे। वो सखियाँ उनसे श्री कृष्ण से मिलने के विषय में बोल रही थी। वो थे तो गाय वगैरह, जब से मैंने गाय नहीं देखी, वो चले गए 10-20 वर्ष हो गए, अभी तक भी वापस नहीं आए हैं। तो ऐसा यहाँ पर उद्धव और सखियों के बीच की जो कहानी है उसको आप सोचकर अपने शब्दों में यहाँ पर व्याख्या कर देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है इंद्रिय शीतल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हमारा अलंकार है वो यहाँ पर अंतः, जो अंत में होता है, अंतः अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। अगर आप अनुप्रास अलंकार भी लिख देते हैं तो भी आपका सही ही माना जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा आपको जो भी आसान लगे आप परीक्षा में हमारे ख्याल से वही करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपसे पहला पूछा निर्भय से स्वागत करो मृत्यु का। तो इसको आपको पद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, फिर आपको यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप लोगों को पता करना है इसके पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक का क्या नाम है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो सभी लोगों को बताना है इसके पाठ का नाम क्या है, इसके लेखक का क्या नाम है। सभी लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट करने से मुझे लगता है कि हमारे बच्चे किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो भी कहा जाए उससे करिएगा, तो यकीन मानो आप काफ़ी बढ़िया स्टूडेंट, और आपका जो सिलेबस है, जो आपका कोर्स है अर्धवार्षिक का, वो यानी कि आप उसमें काफ़ी माहिर और पारंगत हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। सेम वही है, आपको जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आप लोगों को अपने शब्दों में वर्णन करके लिख देना होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रेखांकित अंश में आपको प्रयुक्त अलंकार बताना है। यहाँ पर आपको रेखांकित अंश नहीं की है तो आप यहाँ पर इस लाइन पर 2 लाइनों पर कर लीजिए। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें अलंकार आप लिख लेंगे हमारा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप सभी लोगों का इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आपको यहाँ पर संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ मतलब किस पाठ से ये लिया गया। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आपको यहाँ पर इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद अथवा में सेम वही क्वेश्चन है, आपको पता करना है किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आपको यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश श्लोक का संदर्भ आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। मतलब कि आपको पता करना सबसे पहले ये किस पाठ से लिया गया है और इसके यहाँ पर किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला गद्यांश है, किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से ये हमारा श्लोक लिया गया है। आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, फिर आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आपको इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। ये हमारा लिया गया है अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है।
आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है हिंदी में अनुवाद, फिर आपको यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपको अपने पठित काव्य खंड के आधार पर दिए गए आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर मंडल पड़ता हो आप अपने मंडल के अनुसार यहाँ पर एक खंड काव्य यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका मंडल हो आप अपने मंडल के अनुसार यहाँ पर खंड काव्य लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर कह रहा है उनकी एक प्रमुख रचना लिखी। ये बिल्कुल गलत है, आपको कम से कम 5 रचनाएं तो लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो कॉपी चेक करता है वो आपको बेसिकली आपका लेखक का नाम, उसके माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जन्म ऋतु और जन्म स्थान और आपकी 5 रचनाएं, बस वो इतनी चीज़ें देखता है, फिर आपको वो चीज़ें नहीं देखता है। फिर आप कुछ भी लिखिए, आप अपनी कहानी बनाकर लिखिए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो आपका लेखक का नाम, लेखक के माता पिता का नाम, लेखक का जन्म तिथि, लेखक का जन्म स्थान, मृत्यु कब हुई थी और उसकी 5 रचनाएं, सिर्फ इतना ही देखता है। तो आप यहाँ पर जो एक रचना लिखा आप इस पर मत जाइए कि एक रचना लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम आपको 5 रचनाएं ही लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, 5 रचनाएं, ध्यान इतना कर लीजिए। आप अगर अभी से अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 उसमें आपका एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए कॉपी कैसे लिखें, वीडियो तैयार कीजिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद सेम इसी प्रकार आपसे कवियों का एक जीवन परिचय पूछा गया है, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर जीवन परिचय लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई एक श्लोक याद कर लेना है। तो कम से कम आप अभी से 2 श्लोक याद कर लीजिए तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी तैयार हो जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 भी आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक में भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अपने ग्राम या मोहल्ले की नालियों की समुचित स्वच्छता के लिए ग्राम प्रधान को या फिर नगर पालिका अध्यक्ष को आपको पत्र देना है। अथवा में कह रहा है बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जहाँ पर आपको सबसे आसान लगे वही आप 2 प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कुत्र मरणम भवति, तो यहाँ पर कुत्र जगह आपको क्या लिखना है, वाराणस्याम, क्या लिखना है, वाराणस्याम मंगलम मंगलम, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कवि चातकम कृत उपदिशति, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कवि उपदेशति यत सा सर्वेषां पुरतः दीनम, ये आप लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे डैश लगा के बाद लिखेंगे यत सा सर्वेषां पुरतः दीनम, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पुरुराज का आसीत, तो हो जाएगा पुरुराज भारत वीरा आसीत, क्या हो जाएगा, भारत वीरा आसीत। इसके बाद कह रहा है ज्ञान कुत्र संभवति, तो ज्ञान क्या हो जाएगा, ज्ञान सर्वत्र संभवति। दुर्मुखा का आसीत, तो अब लिखेंगे दुर्मुखा चंडाला आसीता, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप हल्के में नहीं लेना है, सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला क्वेश्चन होता है। जब भी आप कभी भी आप जीवन में निबंध लिखें तो बिना हेडिंग बनाए आपको निबंध नहीं लिखना है। ये बात आपको अपनी गांठ बांध लेनी है, कभी भी इस बात को नहीं भूलना है। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें या फिर आप निबंध लिखें तो आपको कभी भी यहाँ पर बिना हेडिंग के नहीं लिखना है, विदाउट हेडिंग के नहीं लिखना है, आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। जैसे कि आप पहली हेडिंग बना देंगे प्रस्तावना, आप उसके बारे में लिख देंगे। इसके बाद आप जो मन आपकी हेडिंग है वो बनाकर लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा लिखेंगे, फिर हेडिंग बनाएंगे, फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला निबंध हमारा कह रहा है भ्रष्टाचार और उसे रोकने के उपाय, नारी शिक्षा का महत्व, सतसंगति का महत्व, श्रम ही सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन।
तो यहाँ पर आपको किसी एक का निबंध लिखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस पर निबंध लिखना अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा क्लास 10 का हाफ ईयरली का पेपर। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।